एसएससी सीजीएल 2018 मेरा पहला अटेम्प्ट था और अपने पहले अटेम्प्ट में मैंने 700 में से 602 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे और उसी के थ्रू जो मेरी फर्स्ट डिजायर्ड पोस्टिंग थी वो मुझे मिली है और मेरा प्रेफर्ड जोन में मुझे मिला है। उस समय 2018 में मैंने एसएससी सीपीओ भी दिया था, उसमें मेरे 200 में से 172 प्लस नॉर्मल स्कोर रहा था, लेकिन मैं फर्दर उसका पीटी देने नहीं गया था क्योंकि सीजीएल 2018 ही सीजीएल ही था एक्चुअल में जो मेरा मेन एम था। सीजीएल 2018 की ज्वाइनिंग नहीं आई थी और ज्वाइनिंग आने से पहले सीजीएल 2019 का एग्जाम भी मैंने दिया था, तो उसमें मेरा 632 प्लस मार्क्स आए थे, लेकिन वही था कि सीजीएल 2018 में ही जो प्रेफर्ड था वो सब मिल गया था, तो इसलिए मैंने वही जो मेरी डिजायर्ड पोस्टिंग थी उसी पोस्ट पे मैं गया। तो आज आपको यही सारी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि क्या किस तरीके से मैंने पढ़कर, किन बुक से पढ़कर, किन नोट्स के कैसे नोट्स बनाए और क्या सब किया जिससे मेरे फर्स्ट राउंड में इतना अच्छा स्कोर आया, फर्स्ट राउंड में मैं क्लियर कर पाया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं और अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या कोई भी पेपर हो या और कोई एग्जाम हो इससे सिमिलर पैटर्न का, तो उसके लिए सबसे जरूरी होते हैं मॉक टेस्ट। तो आपको यहाँ लापरवाही नहीं करनी, आपको मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो वेट करते हैं अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट होने का, कि पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे। मैं ये आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब आपकी तैयारी 30 से 40% कंप्लीट हो जाए, 30-40% तैयारी कंप्लीट होते ही मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। तो आप मिनिमम हफ्ते का एक मॉक टेस्ट लगाओ, वीक कोई भी एक दिन रख लो, चाहे संडे रख लो, कुछ भी रख लो कि उस दिन आपने एक मॉक टेस्ट लगाना है। स्टार्टिंग में भी आप लगाना चाहो, स्टार्टिंग में भी हफ्ते का एक लगा सकते हो, लेकिन 30-40% तैयारी होने के बाद तो आप लोगों को जरूर लगाना है। और जैसे जैसे आपकी तैयारी का लेवल बढ़ता जाएगा, तैयारी आगे बढ़ती जाएगी, आपको अपने मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। और जब आपकी तैयारी एक बार पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको कोशिश करना है कि आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं है, आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे मॉक टेस्ट लगा उसके बाद भूल गए, नहीं, ये गलती नहीं करनी। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से भी ज्यादा जरूरी होता है उसका एनालिसिस। उससे आपको गलतियों का पता चलता है, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं कि आप कहां लैग कर रहे हैं, कहां आपकी कमियां हैं, ताकि आप उनको सुधार कर पाए। ऐसे कंप्लीटली फ्री टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑलिव बोर्ड के टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। आप इन फ्री टेस्ट को 25 और 26 जून को दे पाएंगे। ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में भी आपको एनालिसिस करने का चांस मिलता है, इससे आपको वीक पॉइंट्स का पता चलेगा ताकि आप उन पर सुधार कर पाओ, और इसमें आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक और परसेंटाइल के बारे में पता चलता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा मेरी बुक लिस्ट पर, और जैसे मैंने अपने नोट्स रेडी किए थे, अपने नोट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, कैसे मैंने नोट्स बनाए, और मतलब ये सब बता दूंगा कि अगर आप ये सब अपना लोगे ना तो फर्स्ट राउंड में आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिससे लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है और लोग सबसे ज्यादा समय भी उसी को देते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ते भी उसी में और सबसे ज्यादा घबराते भी उसी से हैं। वो है मैथ्स। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 250 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर का प्रीलिम्स में और 200 नंबर का मेंस में। वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सारे ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम निग्लेक्ट कर सकेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम इग्नोर कर दें, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और आपको हर चीज में स्कोर करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैथ्स की एक वो बुक दिखाता हूं जो बुक मैंने गिनती ही नहीं है कितनी बार पढ़ी है। इस बुक को मैंने इतनी बार पढ़ा कि मतलब मैं गिना ही नहीं कि मैंने कितनी बार पढ़ा है। और ये वो बुक है, शायद ही कोई ऐसा टॉपर होगा जो इस बुक से नहीं पढ़ा होगा। ऑलमोस्ट जितने भी टॉपर्स होंगे वो सब इस बुक से पढ़े होंगे। ये चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे। किरण की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज बुक है। इस बुक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप जितनी बार पढ़ें उतनी बार कम है। अगर आपके पास समय नहीं है, समय कम है, तो कोई बात नहीं, एक बार 2 बार पढ़ लो। लेकिन जिन लोगों के पास समय है कि भाई पेपर में अभी टाइम है और हम पढ़ सकते हैं, तो बार बार पढ़ते रहो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको उठाएंगे, एक चैप्टर उठाएंगे 200, जैसे मान लो किसी फॉर एग्जांपल अगर किसी चैप्टर में 500 सवाल है, 200 सवाल पढ़ेंगे, छोड़ देंगे कि भाई पढ़ तो लिए, या हर टाइप के 2-2 सवाल कर लेंगे। नहीं, आपको एक सवाल करना है, आपको एक भी सवाल मिस नहीं करना है इस किताब का। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूं कि दुनिया भर की किताबें पढ़ने से बढ़िया है कि लिमिटेड किताबें रखो, 1-2 किताबें रखो और उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ो, उन्हीं किताबों को पूरा पढ़ो और बार बार पढ़ो। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक सवाल पढ़ना है इस किताब का, आपको कोई भी सवाल इसका स्किप नहीं करना है, क्योंकि जितने सवाल आप पढ़ोगे ना, हो सकता है कि हर सवाल में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिले, और इसमें ऑलमोस्ट आपको सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे। अब अगर बात करें कि इसमें तो बहुत पुराने सवाल भी होंगे कहीं, तो देखो अगर आपके पास समय है तो आप सारे सवाल पढ़ो, अगर समय नहीं है तो मिनिमम पिछले 5 से 7 साल के सवाल तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पूरी किताब पढ़नी है और सारे सवाल आप लोगों को पढ़ने हैं। अब जो मैं इस पे फोकस कर रहा हूं ना कि बार बार पढ़ना है, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है, पूरे सवाल करने हैं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार रीड करेंगे, जितनी बार समझेंगे ना, उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपके जो जिस भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है वो क्लियर होता जाएगा। अब इसका एक तरीका बताता हूं आपको। जैसे कि आपने पहली बार इस किताब को उठाया, पहली बार आप किताब को पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन पहले तो आप अपने ट्रिक्स समझेंगे, उसके बाद ही तो किताब
को उठाएंगे ना, ट्रिक समझने के बाद आपने किताब को उठा लिया, जब आप पढ़ेंगे ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपसे इजीली पहली बारी में निकल जाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जिनमें आप अटकेंगे, तो उसको आप बुक के अंदर ही मार्क कर लेना किसी भी कलर के पेन से। फिर जब सेकंड टाइम करोगे तो दोबारा उनमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अभी भी नहीं हो रहे, उसको दोबारा किसी और कलर के पेन से मार्क कर लेना। तो इससे क्या होगा, जब 2-3 बार आप बुक को पढ़ लोगे ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 2-3 कलर के पेन से मार्क होंगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। वो आपको रिवीजन के टाइम पे सबसे ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि वो सवाल है जो 3-4 बार किताब करने के बाद भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, और वो ऐसा हो सकता है कि पेपर में आ जाए तो भी आपसे सॉल्व ना हो। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखो, जब इस किताब को एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, एक बार कंप्लीट करने के बाद एक दूसरी किताब बताता हूं, उसको पढ़ना है, उसके बाद इसको दूसरी, तीसरी, चौथी बार पढ़ना है। देखो, ये दूसरी किताब है, ये स्पेशली एडवांस मैथ्स की किताब है। जो आपको पहली किताब दिखाई है इसमें तो सब कुछ अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ कवर्ड है। तो एक बार इसको पढ़ने के बाद इस बुक को उठाना है। मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, एक बार ये कंप्लीट करा, फिर इसको उठा लिया, फिर इसको करने के बाद दोबारा इस पे आ गया और इसको बार बार पढ़ता रहा। इस किताब को मैंने ज्यादा बार नहीं पढ़ा था, इसको मैंने 1 या 2 बार ही पढ़ा था। तो एक बार तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। अगर उसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो आप बेशक ज्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। देखो, इसमें ना आपको सारे एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जितना भी एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो सब मिलेंगे। और ये बुक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जनरली लोग इसको मेंस के टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीलिम्स के टाइम पे भी पढ़ लो। मेंस के टाइम पे तो पढ़ना ही है, तो उससे बेटर है प्रीलिम्स के टाइम पे ही पढ़ लो। ये बुक आपका स्कोर काफी इंप्रूव करवा सकती है। देखो, अगर पेपर में आपके 2 सवाल भी फालतू ठीक हो गए ना इस किताब को पढ़ने से, तो मैं समझूंगा वो तो भी आपका पढ़ना सफल है। क्योंकि अभी आपको 2 सवालों के जो मार्क्स है ना, आपको 4-5 नंबर की जो कीमत है ना, वो भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है, जब फाइनल लिस्ट आती है, तब उन 2-4 नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है। उन 2-4 नंबर से ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों को तो अपने घर के पास होम टाउन पोस्टिंग मिल जाती है, प्रेफर्ड जोन मिल जाता है, और कुछ लोगों को हजारों किलोमीटर दूर जोन मिलता है। और ऐसा हो जाता है किसी को अपनी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मिल जाती है, किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल पाती। तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, ताकि जो चीजें, मतलब मैं इनमें कुछ मैंने जो गलतियां करी थी उनमें भी मैं सुधार करके आपको बता रहा हूं, ताकि अगर कुछ गलती मैंने करी वो गलती आप ना करो। और जो भी बेस्ट स्ट्रेटेजी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बेस्ट मुझे पता है, वो मैं आप लोगों को दे पाऊं। इसके बाद एक और मैथ्स की बुक है जो मैंने पढ़ी थी, वो एमटायर है, क्विकर मैथ्स। इस बुक को आपको एक बार जरूर पढ़ना है जब भी आपको समय मिले। जरूरी नहीं है कि उसके बाद पढ़ना है, आप साथ साथ भी पढ़ सकते हैं जब वो बुक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ भी, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसे ट्रिक्स और ऐसी चीजें आपको पता चलती हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। और मैथ्स में सारा खेल ही कैलकुलेशन को फास्ट करने का और एक्यूरेसी का है। तो जितनी आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, इसलिए एक बार जरूर पढ़ना इस बुक को। ये मैथ्स की सारी बुक्स के बारे में मैं इतनी ही बुक से पढ़ा था, इससे फालतू मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा था मैथ्स में। बाकी आप पढ़ने को तो चाहे 1000 बुक खरीद लो, मार्केट में किताबों की कमी नहीं है, आप जितनी मर्जी किताबें खरीद लो। लेकिन मैं वही कहूंगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, ज्यादा रिसोर्सेज में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैथ्स के बाद हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मेंस में दोनों आते हैं, 200 + 50, 250 मार्क्स की इंग्लिश आती है और 250 मार्क्स की मैथ्स आती है। और इंग्लिश तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए डिस्क्रिप्टिव में 100 मार्क्स की भी आएगी। हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्टिव भी तो है ना 100 नंबर का। इसलिए 2 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको सबसे ज्यादा समय देना और सबसे ज्यादा समय देना भी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन उनमें से भी हमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करना है, उसमें ये है। तो अगर इंग्लिश को डिवाइड करें, इंग्लिश को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। देखो, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन जनरली सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वोकैब एक ऐसी चीज है जिसको लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे हिसाब से वोकैब भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ग्रामर है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैब आपकी हर जगह यूज हो रही है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन में भी यूज हो रही है, आपकी क्लोज टेस्ट में भी यूज हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। इसलिए आपको वोकैब को निग्लेक्ट नहीं करना है, आपको वोकैब को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूं आप लोगों को कि आपको वोकैब को रटना नहीं है, आपको उसको समझना है और डेली लाइफ से रिलेट करना है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को एक बुक दिखाने के लिए आया हूं। ये वर्ड पावर बुक है नियॉन की। इसमें लगभग 3000 आपको वोकैब के वर्ड्स मिल जाएंगे, और मोस्टली जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सब समझाए गए हैं डेफिनेशन के थ्रू। आपको वो हिंदी में भी समझाए गए हैं, इंग्लिश में भी समझाए गए हैं। जब आप एक वर्ड को समझ लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। उन वर्ड्स को डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करना, और ऐसे पढ़ना कि आप कभी भूलो मत। इसमें रूट वर्ड से पढ़ाया गया मोस्टली जितने भी वोकैब के वर्ड्स हैं। तो वही है कि रटना नहीं है, समझो, जितना समझ सको उतना समझना है आपको। अब वोकैब के बाद अगर नेक्स्ट बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए नीतू मैम की बुक आती है। ये बुक, इस बुक से मैं पढ़ा था। इस बुक का नाम पहले प्लेन टू पैरामाउंट था, अब इस बुक का नाम वॉल्यूम 1 हो गया, केडी पब्लिकेशन। ये ग्रामर के लिए बहुत जरूरी किताब है। जिन भी लोगों की इंग्लिश वीक है या जिन लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको वो सब पढ़ने हैं। ग्रामर के बाद इसमें वोकैब, एंटोसाइनो वो सब भी दिया हुआ है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा था एंटोसाइनो, मैंने इस बुक से नहीं पढ़ा था। बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहो ना पढ़ना चाहो। मैं ये बुक सजेस्ट करूंगा आपको वोकैब के लिए। ग्रामर के लिए मैं आप लोगों को ये बुक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना। हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, उन एक्सरसाइजेस को भी आपको करना है, और जब वो आप कर लोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हो जाएगा। इस बुक के साथ साथ ना आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जहां से जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे ना उतनी प्रैक्टिस कम है, क्योंकि इंग्लिश में भी सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। आप प्रैक्टिस में लगे रहो, हर जगह से प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ एक और बुक थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, वो भी मैंने
पढ़ी थी अपने टाइम पर, लेकिन उसको पढ़ने की कोई खास ऐसी नीड है नहीं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बुक है, लेकिन मोस्टली चीजें ना काफी हद तक आपको सिमिलर मिलेंगी इसमें और उसमें। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहना, जहां से जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस कम है। क्लॉज टेस्ट की अगर बात करें, क्लॉज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लॉज टेस्ट के लिए और जंबर्ड पीक्यूआरएस जो सेंटेंसेस आते हैं उसके लिए भी नियॉन की बुक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको काफी मतलब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और एसएससी का जो खेल है वो सारा खेल ही प्रीवियस ईयर का है। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि एसएससी में सबसे ज्यादा फोकस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही रखना है, जितना हो सके उतना ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। अब इंग्लिश के लिए ना एक और चीज है जो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो। देखो आप पढ़ना चाहो, आपके पास समय हो, आपकी पढ़ने की इच्छा हो तो आप बेशक पढ़ लो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर एसएससी आपका एम है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यूपीएससी आपका एम है तो चलो फिर भी एक अलग बात है, लेकिन एसएससी के लिए इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और जीके दोनों के लिए लोग न्यूज़पेपर सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करता। उसकी जगह मैं क्या सजेस्ट करता हूं, जो मैंने खुद किया था, मैंने एक ऐप डाल रखी थी अपने फोन में, वो न्यूज की ऐप थी। उससे क्या होता था, मैं जब उसको न्यूज को पढ़ता था, एक तो मेरी रीडिंग हैबिट इंक्रीज हो रही है, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहां पे भी तो रीडिंग ही कर रहे हो ना, तो ऐप से पढ़ लो फोन में, वहां से आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ जब पढ़ोगे तो आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी। तो मतलब एक तीर से दो निशाने लग जाते थे। और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या थी, कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं चाहिए था अलग से। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको अलग से समय चाहिए। अब वो ऐप है, वो कभी भी पढ़ सकता हूं मैं, कहीं पर भी फ्री बैठा हूं, कहीं भी मेरे पास 5-10 मिनट है, जब भी 5-10 मिनट मिलेंगे तब मैं पढ़ सकता हूं। तो आप भी ये चीज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश की वोकैब को इंप्रूव करने का एक और तरीका है, बुक तो मैंने आपको दिखाई दिया है, इसके साथ साथ जो एक और तरीका है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था ना, तो मॉक टेस्ट में जैसे वोकैब के क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें एक क्वेश्चन होगा, एक उसका आंसर होगा, बाकी और भी तो ऑप्शंस होंगे ना। तो और जो ऑप्शंस होंगे ना, कई बार वो ऐसे नए वर्ड्स देखने को मिल जाते थे जो मैंने नहीं पढ़े होते थे। तो मैंने एक नोटबुक बनाई हुई थी, उसमें मैं वो सारे वर्ड्स नोट डाउन कर लेता था, उनके मीनिंग लिख लेता था हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और उनको समझता आता था कि वो याद रहे हमेशा, और डेली लाइफ से रिलेट करता था। तो आप भी अगर ये करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत स्कोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। ये ऐसा है कि आप इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश और मैथ्स में भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालने के बाद पूरे मार्क्स ला सकते हैं। आपने मैंने मोस्टली जितने भी एग्जाम दिए, मोस्टली मेरे सब में फुल के आसपास ही मार्क्स आए थे इसमें। और ये इंटरेस्टिंग भी है, इसमें ज्यादातर चीजें वही होती हैं जो आप बचपन से देखते आए हैं। एक तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कम समय में पढ़कर आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए वैसे तो जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं वो सफिशिएंट रहते हैं। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, आपको इतने मॉक टेस्ट लगा लेने हैं ना, इतने मॉक टेस्ट लगा लेने हैं कि गिनती ही ना हो कोई अपने पेपर से पहले, ताकि हर चीज आपकी इतनी बढ़िया से तैयार हो जाए। तो उससे आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप प्रीवियस ईयर कोई भी किताब उठा सकते हैं। मैंने ये किताब ली थी, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था रीजनिंग में, जनरली मॉक टेस्ट से ही पढ़ता था, लेकिन फिर भी अगर मुझे कभी पढ़ना होता तो एक प्रीवियस ईयर बुक है, मैं इस प्रीवियस ईयर बुक से पढ़ता था। इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो अगर आप लोगों के पास समय है, अगर पेपर में टाइम है, एक तो ये है कि पेपर बहुत ही पास है, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप मॉक टेस्ट ही करते रहो। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है और आप टाइम दे सकते हैं तो आप प्रीवियस ईयर बुक भी कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हैं। अब रीजनिंग के बाद नेक्स्ट बात करेंगे जीके की। जीके ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है, और मुझे भी इससे बहुत ज्यादा डर लगता था। और मतलब मैं सबको ये सजेस्ट करता हूं कि जीके में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और मैंने भी कोई बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था। जीके के लिए सबसे जरूरी जो आजकल एग्जाम पैटर्न आता है, सबसे जरूरी अगर जीके के लिए कुछ है तो वो है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर पढ़ने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम वीकली पढ़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम मंथली पढ़ेंगे। तो देखो वैसे तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पढ़ना है तो आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लो। मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने से एक तो आपका टाइम बच जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको समझ आ जाती हैं। फिर भी अगर मंथली भी नहीं पढ़ना चाहते तो एक और तरीका है कि एग्जाम से एक महीना पहले करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो, और वो एक महीना पहले जो आप पढ़ना शुरू करोगे पिछले पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर कर लो। आपको दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी करंट अफेयर्स पर, और वो जरूर पढ़ लेना करंट अफेयर्स, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है उसमें करंट अफेयर काफी पूछा जाता है। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है पेपर में। अब स्टैटिक जीके के लिए देखो क्या तरीका है। स्टैटिक जीके इतनी ज्यादा वास्ट है कि जितनी पढ़ी जाए उतनी कम है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने क्या किया था और कुछ लोग क्या करते हैं। देखो एक तो ये लूसेंट की बुक आती है, कुछ लोग ये फॉलो करते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ा इस बुक से, लेकिन हाँ लोग कहते हैं कि इसको फॉलो करना चाहिए, इससे पढ़ना चाहिए। बाकी मैं बताऊं तो मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करता था। मैंने ये बुक ली हुई थी, ये वही प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज है और इसमें एमसीक्यूज हैं। इससे भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने बार बार बहुत बार पढ़ा इस किताब को, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर मुझे कभी पढ़ना होता था तो मैं इस बुक से पढ़ लेता था। तो मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर्स पर तो फोकस रखें ही रखें, और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों के पास समय है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, आप दिन का आधे से 1 घंटा निकाल सकते हैं जीके के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लें। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप करें एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि जनरली क्या होगा कि जब आप उनको रीड करेंगे ना तो कुछ तो आपको याद रहेगा, और एग्जाम में हो सकता है कि उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इससे आपका स्कोर काफी इंप्रूव आ जाएगा। तो ये तो थी सारी बात बुक लिस्ट की। अब मैं बात करूंगा अपने नोट्स की। आप लोगों को मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगा सारे। तो अगर नोट्स से स्टार्ट करें, सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स के मैंने बहुत ही ज्यादा नोट्स बना रखे थे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो लगभग मैंने 10 के आसपास
नोटबुक्स बना रखी थी, मैं अभी आप लोगों को सारी अलग करके दिखा देता हूँ। देखो ये नोटबुक्स है मेरी जो मैंने मैथ्स के नोट्स बना रखे थे, और इसके सिवाय एक दो नोटबुक्स और भी थी जिनमें मैं जो मतलब कुछ मैं जैसे मॉक टेस्ट लगाता था, तो मॉक टेस्ट में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मुझे मिल जाती थी, कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ फंस गया, जहाँ जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, वो मैं नोट डाउन कर लेता था। अब ये नोट्स मैंने कैसे बनाए थे? देखो सबसे पहले जो 4 मेरी नोटबुक्स है ना, ये 4 नोटबुक्स तो मैंने तब बनाई थी जब मैंने पहली बार, जब मेरी पहली तैयारी थी, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने तैयारी करी थी। मतलब फर्स्ट टाइम मतलब तैयारी तो एक ही बार करी है, एक ही अटेम्प्ट दिया मेन ढंग से पढ़ के, लेकिन उसमें भी जैसे ये पहली बार तैयारी होगी, फिर रिवीजन होगी, तो जो पहली बार वाली तैयारी थी 4 नोटबुक्स उसमें मैंने बना ली थी। जो मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली, वो सब मैंने इसमें नोट डाउन कर लिया था। उसके बाद जब मेरा सेकंड टाइम चल रहा था, जब मैं दूसरी बार उसको रिवाइज कर रहा था, तो उसमें और कुछ जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसमें लिख लिया था। और इनमें और उनमें काफी सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो इस नोट्स में और उस नोट्स में सिमिलर सी होंगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों नोट्स बिल्कुल अलग हैं, 50% आप कह सकते हैं, 50% उसकी और इसकी चीजें सेम देखने को मिलेंगी। लेकिन भैया कि नोट्स बनाने से मुझे थोड़ा सा बेटर लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं नोट्स बनाऊंगा तो रिवीजन के टाइम पे इनको पढ़ूंगा तो मेरे को काफी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद जब मेरी बिल्कुल एंड में फाइनल रिवीजन चल रही थी, इनके बीच में छुटमुट मतलब इनके बाद भी छुटमुट एक दो नोटबुक्स बनाई थी जिनमें वो मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन नोट डाउन किए थे। जब बिल्कुल फाइनल मेरी रिवीजन चल रही थी, तब मैंने एक रजिस्टर बनाया था। ये देखो, मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, मैथ्स और रिवीजन रजिस्टर 1। रजिस्टर 1 ये सोच के बनाया था, क्या पता सेकंड भी बने, थर्ड भी बने, लेकिन एक में ही काम चल गया था। तो इसमें लगभग थोड़े से पेजेस तो ऐसे थे, मतलब लगभग ये इतने एक पेजेस होंगे। इनमें तो मैंने पूरी मैथ्स के, चाहे वो अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, या कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं, जनरली तो ट्रिक से सॉल्व करने होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो जो भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट देखने को मिला वो इसमें नोट कर लिया था। और बाकी का जो बचा हुआ रजिस्टर था, उसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी भी इतनी बार रिवीजन करने के बाद भी बिल्कुल फाइनल स्टेज पर भी जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था, जिन क्वेश्चन में मैं अटकता था कि मुझे अभी भी उन क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, वो मैंने इसमें एंड में नोट कर लिए थे। तो ये तरीका था मेरे मैथ्स के नोट्स बनाने का। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मतलब ज्यादा लोगों ने मुझे कहा कि नोट्स चाहिए, तो मैं कोशिश कर लूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूं। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की डिमांड पर आप चाहते हैं या नहीं चाहते। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश की वैसे तो ये 3 नोटबुक्स थी, लेकिन ये जो एक नोटबुक आपको दिख रही है बहुत ज्यादा खराब हालत में है, ये मेरी मेन नोटबुक थी इंग्लिश की। मैंने इतनी बार पढ़ी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इसको मैंने पूरे मतलब हर जगह से भर रखा था, मैंने गत्ते तक भर रखे थे, इससे कहीं पर भी मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। पूरी नोटबुक इसको भर रखा था मैंने, मतलब इसमें मैंने वोकैब भी लिखी हुई थी, ग्रामर के रूल्स भी लिखे हुए थे, हर चीज मैंने लिखी हुई थी। बाकी ये 2 नोटबुक्स और थी, लेकिन इनको मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। ये एक नोटबुक थी, इसमें मैंने वही ग्रामर के ही जो बाकी के कुछ रूल्स है वो देखने को मिले, लेकिन मैंने एक ही बार रीड किया होगा, इसको ज्यादा नहीं पढ़ा। मेन इसी नोटबुक को पढ़ता था बार बार, जितनी बार उन बुक से पढ़ता था, बुक्स के साथ साथ नोटबुक को पढ़ता था। और एक नोटबुक बना रखी थी, इसमें मैं डिस्क्रिप्टिव की जो मैंने प्रैक्टिस करी थी उसके लिए मैंने भरी दी है नोटबुक। और डिस्क्रिप्टिव के टाइम पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी कोई ऐसी नोटबुक बना लेना जिसमें आप प्रैक्टिस करो। इंग्लिश के बाद अगर नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की ये 2 नोटबुक्स मैंने बना रखी थी। इन 2 नोटबुक्स में मैंने पूरी रीजनिंग, जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाता था या कुछ क्वेश्चन अगर मैं प्रीवियस ईयर बुक से देख रहा होता था, तो उसमें जो भी कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलता था इंपॉर्टेंट, या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाता था जो मुझे पता होना चाहिए, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में थोड़े से मतलब डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिनके क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, वो सब नोट कर लिए। तो उसके लिए 2 नोटबुक्स थी, पूरी 2 शायद भरी भी नहीं होंगी, हो सकता है 1.5 भरी हो, या जितनी भी हैं ये बना रखी थी। और इनको रिवाइज करता था मैं, जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था, कुछ भी करता था, रिवीजन के टाइम में इनको रिवाइज कर लेता था। अब अगर नेक्स्ट बात करें जीके की, आप कहोगे कि भाई जीके के नोट्स नहीं दिखाए, तो भाई जीके के नोट्स मैंने बनाए ही नहीं थे। जीके के 0 नोट्स थे। 0 नोट्स बनाने के बाद भी मेरे जीके में जो सीएल 2018 मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें 50 में से 25 नंबर आए थे। 50 में से 25 कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन जीके के लिए 50 में से 25 एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है, एक अच्छा स्कोर है। तो वो आपके ऊपर है, आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बनाना, अगर आपके पास इतना समय हो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो आप बनाओ। लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं उतना समय, जितना समय जीके को दूंगा, वो जीके को ना देकर उतना समय मैं इंग्लिश या मैथ्स में अगर इंक्रीज कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा बेनिफिट होगा। क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स को अगर मैं वो टाइम दूंगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि जो मैं वहां पढ़ रहा हूं वो सब एग्जाम में आएगा और मेरे कुछ ना कुछ स्कोर इंक्रीज होगा। लेकिन जीके को मैं अगर समय दूं तो कुछ नहीं पता, ये रिस्की होता है, मतलब लक के ऊपर भी होता है। मान लो मैंने 50 पेज पढ़े, अगर मेरा लक बहुत अच्छा होगा तो क्या पता उन 50 पेज में से ही 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर मेरा लक खराब होगा तो 50 पेज पढ़ने से एक सवाल भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी रहती है दिक्कत, इसलिए मैं करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पर ही फोकस करता हूं। अब ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई है और जो भी बुक लिस्ट दिखाई है ना, ये मेरे हिसाब से एसएससी का कोई भी पेपर दे रहे हो उस पेपर के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है। और एसएससी ही नहीं, इसी एग्जाम पैटर्न का अगर कोई और भी पेपर दे रहे हो उसके लिए भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो आप लोग कोशिश करो, फॉलो करके देखो इसको, हो सकता है कि आपको इंप्रूवमेंट दिखे अपने स्कोर में। और एक बार फिर आप लोगों को वही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत फंसना, बहुत ज्यादा लोगों के चक्कर में मत फंसना, लिमिटेड रिसोर्सेज रखना, उन्हीं को बार बार पढ़ना। अब एक और कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत लोगों का आता है, वो आता है कोचिंग के रिगार्डिंग, कि क्या कोचिंग लगाएं या ना लगाएं। देखो ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है, आपको कोचिंग लगानी या नहीं लगानी। अपने बारे में कि मैंने कोचिंग लगाई थी नहीं लगाई थी, वो सब मैंने ऑलरेडी अपनी डिटेल वीडियोस में बना रखा है, आप हमारी स्ट्रेटजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब कोचिंग के फायदे और नुकसान की अगर बात करें तो देखो, एक फायदा कोचिंग का जो मुझे थोड़ा सा लगता है वो ये लगता है कि आप लोगों की ना एक रेगुलरिटी बनी रहती है। वैसे तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते
सकते हैं। सेल्फ स्टडी करना, मेन तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। आप कोचिंग लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो, अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होगा वो तो जितना आप खुद पढ़ते हो, जितना घर में आगे बढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, उसी की वजह से होगा। लेकिन कोचिंग से बस यही होगा कि आपकी थोड़ी सी रेगुलरिटी बनी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, कि रूटीन बन जाती है कि आप डेली जा रहे हो, पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट हो। बाकी नहीं लगाना चाहोगे तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती कोचिंग लगानी है। आप सेल्फ स्टडी से आराम से अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो निकाल सकते हैं। कंसिस्टेंट रहना, पेशेंस रखना, ये मत करना कि भाई कुछ समय तैयारी करके छोड़ दी तैयारी। नहीं, तैयारी कर रहे हो तो रेगुलर करो, ढंग से करो, डेली पढ़ो। ऐसे मत करो कि एक दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ा, ये गलती बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि एसएससी मेन गेम ही पेशेंस और कंसिस्टेंसी का है। तो भाई लगे रहो तैयारी में। आई होप कि आप सबका सिलेक्शन जल्द से जल्द होगा। आप मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ लगे रहो। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना चाहो हमसे, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ भी ऐसा हो, हम कोशिश करते हैं कि अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, आपको गाइड करें। तो कुछ भी पूछना हो, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।